Good morning, students. How all are you? Fine? Okay. Again, we are here to talk about life process. In my last class, I have already given you the question, this type of question, very easy going question, breathing and respiration. मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था कि आपको डिफरेंस बताना है दोनों के अंदर. नॉर्मली वी आर यूजिंग द वर्ड्स जस्ट लाइक कि हम जब भी बातें करते हैं तो हम ये कहते हैं कि मेरी ब्रीदिंग रेट जो है वो डाउन हो गई या फिर मेरे को रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम हो रही है. बट व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस? दोनों के अंदर कोई तो डिफरेंस है. येस, एग्जैक्टली द मेजर इज डिफरेंस. ब्रीदिंग दैट मीन्स एक्स्ट्रा सेलुलर फिजिकल प्रोसेस. जब हम हमारी बॉडी के नॉर्मल किसी प्रोसेस की बात करते हैं, हम इंटरनली कुछ नहीं कह रहे हैं, हम किसी ऑर्गन को यूज़ करते हुए नहीं बोल रहे हैं, तो दिस इज ब्रीदिंग रेट. दैट मीन्स एक्स्ट्रा सेलुलर फिजिकल एक्टिविटी. दैट मीन्स वी आर इनहेलिंग द ऑक्सीजन. हमने ऑक्सीजन को हमारी बॉडी में इनहेल किया एंड द अमाउंट ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ CO2 विल एक्सपेल फ्रॉम द बॉडी. हमारी बॉडी से वो एक्सहेल हो गई, बाहर निकल गई CO2. दिस प्रोसेस इज नोन एज ब्रीदिंग प्रोसेस. क्लियर? सो व्हाट इज द रेस्पिरेशन प्रोसेस? दिस इज बायोकेमिकल प्रोसेस. अब यहाँ पे हमारी बॉडी के ऑर्गन्स इंक्लूड हो जाते हैं एज वेल एज एंजाइम्स. जो हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम्स हैं वो हमारी बॉडी को किसी ना किसी तरीके का स्टेमिना प्रोवाइड कर रहे हैं. ऑब्वियसली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ब्रीदिंग प्रोसेस वी आर नॉट यूजिंग अ सिंगल वर्ड जस्ट लाइक एंजाइम कि यहाँ पे किसी एंजाइम की रिक्वायरमेंट है. नो, ओनली दीज एंजाइम्स विल बी रिक्वायर्ड इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन में हमें क्या चाहिए होते हैं? एंजाइम्स चाहिए होते हैं. और इस वर्ड को हमने कॉम्बिनेशन लिया है बायो एंड केमिकल. दैट मीन्स बायोलॉजी एज वेल एज केमिकल. दैट मीन्स केमिस्ट्री. क्लियर? बायोलॉजिकल बिकॉज वी आर यूजिंग ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी. हमारी बॉडी के ऑर्गन्स जो हैं, हमारी बॉडी का जो सिस्टम है वो इसके अंदर इंक्लूड है. क्लियर? और सेकंड जो पार्टिसिपेशन रिक्वायर्ड है दैट इज रिक्वायरमेंट ऑफ एंजाइम्स. तो ये एंजाइम क्या कर रहे हैं? हमारी बॉडी को बूस्टअप कर रहे हैं. किसी ना किसी फॉर्म में हमारी एनर्जी जो है वो हमें कहाँ से मिल रही है? एंजाइम्स के थ्रू मिल रही है. क्लियर? सो दिस इज द बेसिक आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन जो हमने पहले ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. नाउ द टॉपिक इज टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन. ये टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन हमने नॉर्मली 9th क्लास में भी डिस्कस किया हुआ है, बट इन मेजर टाइप नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन. ओके, यहाँ पे हमें इसका कंप्लीट फॉर्म पढ़ना है. यहाँ हमारे पास एक क्रैब साइकिल भी हमें मिलती है. वहाँ से जो जो हमें इंपॉर्टेंट टर्म्स लगेंगी हम सिर्फ उन्हीं को डिस्कस करेंगे. क्लियर? So now the next one is types of respiration. We are having two different types of respiration. First one is aerobic respiration and second is anaerobic respiration. Okay, aerobic that means presence of oxygen. Another definition will be like this: the respiration which will be held in the presence of oxygen. जो किसकी प्रेजेंस में होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में. तो उसके लिए हमने वर्ड यूज़ कर लिया एरोबिक. क्लियर? सेकेंड वर्ड इज एनएरोबिक रेस्पिरेशन. दैट मीन्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. अगर बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की लैकिंग हो जाती है, कमी हो जाती है, तो उस कंडीशन में कौन सा रेस्पिरेशन हो जाता है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन. क्लियर? सो now we are taking our topic that is aerobic and anaerobic on the basis of different reactions. कि हमारी बॉडी में कहाँ किस टाइप की रिएक्शन हो रही है या फिर हमने किस बेस को लेकर के इनको एरोबिक और एनएरोबिक बोला है. ओके, सबसे पहले जो हमारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस रेस्पिरेशन इज ऑब्वियसली कोरिलेट विथ फोटोसिंथेसिस. दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज ऑलरेडी गिवन इन योर टेस्ट पेपर. ऐसा क्वेश्चन आपको वहाँ भी मिला था कि आपसे ये डिस्कस किया गया था कि रेस्पिरेशन जो है वो किस टाइप के प्रोसेस की रिवर्स रिएक्शन होगी. आंसर विल बी फोटोसिंथेसिस. क्यों होगा ऐसा? क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस की तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बनता है ग्लूकोज. क्लियर? दैट मीन्स व्हेन वी आर टेकिंग रिएक्टेंट्स, हमने जब एक रिएक्टेंट लिया तो वहाँ पे CO2 और H2O ये नॉर्मल नेचर में मिल रहे थे और ये सनलाइट की प्रेजेंस में कन्वर्ट होकर के आगे हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बना रहे थे? C6H12O6. दैट मीन्स दिस इज फोटोसिंथेटिक रिएक्शन. क्लियर?
और इस फोटोसिंथेटिक रिएक्शन में हमारे पास में फाइनल प्रोडक्ट क्या बन रहा था, ग्लूकोज बन रहा था। नाउ रिवर्ट द रिएक्शन। अब हम जब रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो वी हैव ऑलरेडी टेकन द फूड एज एनर्जी फॉर्म। हमने हमारी बॉडी में जो फूड लिया है वो हमारे पास में ऑलरेडी ग्लूकोज है। दैट मीन्स दिस इज 6 कार्बन कंपाउंड। okay, now it is converted into different compounds, may be possible 2 carbon compound, may be possible 3 carbon compound. ओके तो अब वो अपने रियल फॉर्म में नहीं है, अब वो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्क्रीट होता जा रहा है, ब्रेक होता जा रहा है आगे। ओके तो ये इसकी रिवर्सिबल रिएक्शन हो गई। हम ये कह दें कि रेस्पिरेशन फोटोसिंथेटिक का रिवर्सिबल प्रोसेस है, या फिर उसकी अगर हम रिवर्सिबल रिएक्शन बताना चाहें तो हम उसमें रेस्पिरेशन को इंक्लूड कर सकते हैं। Okay, so now I am taking a flow chart for it. First one, this one is 6 carbon compound that is known as our normal energy source, जो हमारा common energy source है ग्लूकोज। ओके ये ग्लूकोज हमने लिया। This all the reactions are happening in cytoplasm. ये जितनी भी reactions हैं कहाँ पे मिलेंगी, साइटोप्लाज्म। अब what is the cytoplasm? आई थिंक ऑल हैव नोन अबाउट दिस। साइटोप्लाज्म क्या है, सेल के अंदर जो लिक्विड है उसके अंदर रिएक्शन हो रही है ये। ओके सो नाउ दिस 6 कार्बन कंपाउंड विल चेंज इनटू पाइरूवेट। दिस इज फर्स्ट प्रोडक्ट। जो भी कभी सेल के अंदर जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो फर्स्ट प्रोडक्ट हमारा पाइरूवेट होगा। ईच एंड एनी कंडीशन, कोई भी कंडीशन आप ले रहे हो, हर कंडीशन में आपको फर्स्ट जो प्रोडक्ट बताना है दैट इज पाइरूवेट। दिस इज 3 कार्बन कंपाउंड। क्लियर? प्लस एनर्जी, यहाँ पे हमारे पास एक्स्ट्रा एनर्जी भी लिबरेट होगी। ओके नाउ दिस पाइरूवेट 3 कार्बन कंपाउंड विल चेंज इन डिफरेंट फॉर्म्स। क्लियर? हाउ मेनी टाइप्स? जस्ट लाइक वी आर टेकिंग फर्स्ट, दिस इज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर? जब ऑक्सीजन की हमारे पास में एब्सेंस है, दैट मीन्स ऑक्सीजन अवेलेबल है ही नहीं, तो उस कंडीशन में ये जो एग्जाम्पल हमने लिया है, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन विल फाउंड इन यीस्ट। किस में मिलेगी ये? यीस्ट के अंदर मिलेगी। द फाइनल प्रोडक्ट विल बी इथेनॉल और इथाइल एल्कोहल प्लस CO2 प्लस एनर्जी। क्लियर? दिस प्रोडक्ट विल हैव 2 कार्बन्स ओनली। क्लियर? देखो आप कितना चेंज हुआ। फर्स्ट रिएक्टेंट के हमारे पास 6 कार्बन थे, नाउ इट इज चेंज इनटू 3 कार्बन कंपाउंड एंड द लास्ट फाइनल प्रोडक्ट विल बी ऑफ 2 कार्बन कंपाउंड। अब जो हमारे पास कंपाउंड मिला है फाइनल प्रोडक्ट, उसके अंदर सिर्फ कितने कार्बन रह गए हमारे पास? 2 कार्बन्स। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन इज लैक ऑफ ऑक्सीजन। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट लैक ऑफ ऑक्सीजन इंस्टीड ऑफ एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब हम एब्सेंस की बात नहीं कर रहे, ऑक्सीजन प्रेजेंट है बट उसकी जो क्वांटिटी है वो लेस है। क्लियर? इन दिस टाइप ऑफ एग्जाम्पल वी आर टेकिंग आवर ओन एग्जाम्पल एट द टाइम ऑफ फटिग। जब हमारी बॉडी के अंदर थकान होती है तो कौन सा वाला प्रोसेस होता है? दिस वन। सेकेंड, द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड विल बी फॉर्म। अब हमारी बॉडी के अंदर कौन सा कंपाउंड बनने लग जाता है? लैक्टिक एसिड। दिस इज ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड। क्लियर? ये 3 कार्बन कंपाउंड, इसके साथ भी हमारी बॉडी में एनर्जी फ्री होगी, बट द अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट मीन्स एनारोबिक कंडीशन, और दिस वन लैक ऑफ ऑक्सीजन विल बी लेसर। ये दोनों जो एनर्जी यहाँ पे फ्री होगी, इनका अमाउंट कम होता है। क्लियर? एंड लास्ट वन इज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट मीन्स ऑब्वियसली दिस इज नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन। जो प्रेजेंस में है तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट्स क्या क्या बनते हैं? CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। ये जो एनर्जी है, दिस इज द हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी, 686 किलो कैलोरी एनर्जी, दैट मीन्स 38 ATP। क्लियर? जो हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी फ्री हो रही है वो एरोबिक रेस्पिरेशन में कितनी एनर्जी फ्री हो रही है? 686 किलो कैलोरी एनर्जी फ्री होती है। ओके बट यहाँ पे जो एनर्जी फ्री हो रही है, दिस विल नॉट डायरेक्टली एब्जॉर्ब। ये हमारी बॉडी में डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं होती। दिस विल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट बॉन्ड्स। ये किसकी फॉर्म में चली जाती है? फॉस्फेट बॉन्ड्स की फॉर्म में चली जाती है। अब ये फॉस्फेट बॉन्ड हैं क्या? ये ATP हमने कई बार सुना है। दिस इज एग्जैक्टली एनर्जी करेंसी। इसको हम हमारी बॉडी के लिए एनर्जी करेंसी बोलते हैं। दैट मीन्स हमारी बॉडी में जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, दिस विल बी फॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP। किसकी फॉर्म में होती है वो? ATP की फॉर्म में। दिस इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। दैट मीन्स हमारे पास में जो एनर्जी के लिए फॉर्म हमने बताया है
उसमें हमारे पास 3 फॉस्फेट बॉन्ड्स हैं, ट्राई मीन्स 3, क्लियर। तो यहाँ पे हमारे पास में जितने भी प्रोसेस आते हैं इनके बेसिस पे हमारे पास में जो मेन क्वेश्चन बनता है, विच टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बी अराइज्ड, जस्ट लाइक व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन क्या है? दिस प्रोसेस इज नोन एज, दिस वन फर्स्ट प्रोसेस इज नोन एज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। इसके लिए हम क्या वर्ड यूज कर लेते हैं? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, बिकॉज द एथेनॉल विल बी फॉर्म्ड। क्या बन रहा है प्रोसेस के अंदर? इथेनॉल बन रहा है, दैट्स वाई इट इज नोन एज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, क्लियर। सेकेंड वन इज दिस वन, लैक्टिक एसिड। तो यहाँ पे इसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज कर लेते हैं? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ओके। अब पढ़ तो हम सब कुछ टाइप्स के अंदर ही रहे हैं कि हमने टाइप्स को डिसाइड कर लिया, टाइप को हमने डिवाइड करके बता दिया यहाँ पे। तो हमें थोड़ा सा कंसर्न रखते हुए पढ़ना है। एग्जैक्टली दीज क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। मे बी पॉसिबल द क्वेश्चन विल बी लाइक दैट, हाउ डू यू अंडरस्टैंड बाय लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और हाउ कैन यू डिस्क्राइब अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। आप किस तरीके से डिस्क्राइब करोगे? तो सो द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन दिस टाइप। आपके पास ये फ्लो चार्ट है, दिस इज कंप्लीट आंसर। आपको जो भी आंसर यहाँ से लेना है आप इसके अंदर से फाइंड आउट कर सकते हो, क्लियर। हमने जो सबसे लास्ट वाला रिएक्शन लिखा है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन दिस ऑल द टाइप्स ऑफ रिएक्शंस इज हेल्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया। जब एब्सेंस और प्रेजेंस की बात की जाती है तो हमें सेल ऑर्गेनेल्स को बताना पड़ता है बॉडी के अंदर, क्लियर। जस्ट लाइक हमने यहाँ पर अभी अभी नॉर्मली बात करी थी कि जब हमारी बॉडी में फटीग की कंडीशन होती है, दैट मीन्स नॉन एक्टिव, जब हमारी मसल्स जो हैं वो इतनी एक्टिव नहीं रहती हैं, तो उस टाइम हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो लैक ऑफ ऑक्सीजन वाली कंडीशन है ये मसल सेल्स के अंदर है, ओके। और जो लास्ट हमने डिस्कस किया है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट मीन्स देयर इज एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट ओवर देयर। तब हमारे पास ऑक्सीजन का एक्सेस अमाउंट है एंड दिस रिएक्शन इज हेल्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया। तब ये कहाँ पे मिल रही है? माइटोकॉन्ड्रिया। बट ऑल द प्रोसेस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट, दीज ऑल आर हेल्ड इन साइटोप्लाज्म। ये सेल का जो सेल लिक्विड है उसके अंदर ये सारी रिएक्शंस हो रही हैं, क्लियर। तो ये वाला जो टॉपिक है हमारा यहाँ कंप्लीट होता है, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इसके बाद में वो है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, ओके। दिस इज सो सिंपल टॉपिक, यहाँ हमें इसको डेप्थ में नहीं बताना है। अकॉर्डिंग टू अवर एनसीईआरटी, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, इसमें आपको आप डिफरेंट प्लांट पार्ट्स की बात करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी दिखाई देगी। जस्ट लाइक वी विल स्टार्ट विद रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। ऐसा ही होता है प्लांट्स के अंदर। नॉर्मली वी विल स्टार्ट विद द बॉटम। जो प्लांट ग्रो करना स्टार्ट करता है, ग्रो विद द हेल्प ऑफ देयर रूट हेयर्स, जो उसकी रूट्स होती हैं उसी के थ्रू वो आगे बढ़ता है। तो रूट और उसके बाद में स्टेम वाला पोर्शन एंड लास्ट वन इज लीव्स, क्लियर। इसके बेसिस पे हम रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, ओके। रूट्स के अंदर, स्टेम के अंदर या लीव्स के अंदर नॉर्मली हमें एक वर्ड है और बहुत सिंपल सा वर्ड है एंड वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन 9th क्लास, जिसको हमने पढ़ा हुआ है। दिस वर्ड इज़ डिफ्यूज़न। ये डिफ्यूज़न जो हमने वहाँ पे बताया था कि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव हो जाता है। आई हैव ऑलरेडी गिवन यू डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स कि हमने किसी भी एक रूम के अंदर खड़े होकर स्प्रे किया, हमने कोई डीओ यूज़ किया तो हमारे पूरे घर में उसकी फ्रेगनेंस पता चल जाती है, क्लियर। दिस इज टाइप ऑफ डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न का एग्जाम्पल है ये। तो अब हम बात कर रहे हैं रूट्स के बारे में, ओके। रूट्स किस तरीके से रेस्पिरेशन करती हैं? देयर इज़ नॉट अ सिग्निफिकेंट कैरेक्टर। वहाँ पे हमारे पास में कोई सिग्निफिकेंट ऑर्गन नहीं होता है प्लांट के अंदर। चाहे कितना भी कॉम्प्लेक्स ट्री की बात करो, हर्बेशियस प्लांट्स की बात करें, नॉर्मली किसी प्लांट की बात करें, बट दे आर नॉट हैविंग एनी स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑर्गन्स फॉर रेस्पिरेशन, क्लियर। नॉर्मल सिस्टम होता है बॉडी के अंदर। तो रूट्स में क्या होता है? रूट हेयर्स के थ्रू ये जो ऑक्सीजन और CO2 की बात हम कर रहे हैं। फर्स्ट द क्वेश्चन इज प्लांट्स आर रिक्वायर्ड CO2 फॉर रेस्पिरेशन। जैसे हमारी बॉडी में हम ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं, इन प्लेस ऑफ ऑक्सीजन दे विल इनहेल CO2। किसे इनहेल करेंगे? CO2 को।
तो ये क्या करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ रूट हेयर्स, रूट हेयर्स के थ्रू ये क्या करते हैं, सॉइल में से CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं। क्लियर। और डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू, दैट मीन्स रूट हेयर्स के थ्रू उन्होंने क्या किया, एब्जॉर्प्शन किया। क्लियर। रूट हेयर्स के अंदर कंसंट्रेशन मोर है इन कंपैरिजन टू अदर सिस्टम्स और अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। प्लांट के जितने भी पार्ट्स हैं वहाँ पे CO2 की कंसंट्रेशन लेस है और रूट हेयर्स के अंदर कंसंट्रेशन हाई है, तो रूट हेयर्स के थ्रू वो क्या हो जाता है, प्लांट के सारे पार्ट्स के अंदर डिस्पर्स हो जाती है। क्लियर। और जो भी O2 का एक्सेस है वो O2 का एक्सेस अमाउंट वापस से क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है और रूट हेयर्स के थ्रू बाहर चला जाता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन स्ट्रक्चर इज स्टेम। स्टेम जो है, ये स्टेम क्या होता है, अगर हम नॉर्मली स्टेम की बात करें तो स्टेम में हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, वो चाहे हम स्टेम में लें या लीव्स में लें, आपको सब जगह पे ये स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। वो स्ट्रक्चर होता है स्ट्रोमेटा। नॉर्मली वी आर टेकिंग द वर्ड इज स्ट्रोमेटा, बट द अनदर वर्ड वी आर टेकिंग दैट इज लेंटिसेल्स, बट दिस लेंटिसेल वर्ड विल यूज ओनली फॉर स्टेम। क्लियर। बोथ द वर्ड्स आर सिमिलर, दोनों एक जैसे ही काम करते हैं, लेकिन अगर हम नॉर्मली बात करते हैं लेंटिसेल्स की, तो लेंटिसेल्स ओनली किसके लिए यूज़ करेंगे, स्टेम के लिए यूज़ करेंगे, लीव्स के लिए यूज़ नहीं करना है। क्लियर। अब जब हम बात करते हैं स्टेम के अंदर स्ट्रोमेटा प्रेजेंट हैं, तो ये स्ट्रोमेटा कहाँ पे होते हैं, स्टेम के आउटर सरफेस पे प्रेजेंट है, इनर सरफेस पे प्रेजेंट है। ये क्या कर रहे हैं, उसके अंदर फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस हो रहा है उसके अंदर पार्टिसिपेशन हो रहा है इनका। क्लियर। अब पार्टिसिपेशन होने का मतलब ये स्टेम जितनी भी एक्सेस अमाउंट ऑफ CO2 है उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। क्लियर। एंड बाय द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस, इस डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू जितने भी रिक्वायर्ड पार्ट्स हैं, जहाँ पे भी CO2 की रिक्वायरमेंट है, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू वहाँ पे उसे क्या कर देता है, डिस्पर्स कर देता है और एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है। और स्टेम के जो स्ट्रोमेटा या लेंटिसेल्स वाला पार्ट है उसके थ्रू प्लांट से बाहर चली जाती है। क्लियर। नेक्स्ट लास्ट वन इज लीव्स। लीव्स के अंदर नॉर्मली वी विल डिस्कस अबाउट ओनली एंड ओनली स्ट्रोमेटा, डोंट यूज़ द वर्ड लेंटिसेल्स। ये लेंटिसेल्स हमें सिर्फ स्टेम के लिए यूज़ करना है, यहाँ सिर्फ हमें स्ट्रोमेटा यूज़ करना है। क्लियर। नाउ वी आर टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ लीव। जब हम लीव सरफेस की बात करते हैं, द लोअर सरफेस ऑफ लीव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पज़ ऑफ फोटोसिंथेसिस। जब भी फोटोसिंथेसिस होगा तो लोअर सरफेस जो होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज द नंबर ऑफ स्ट्रोमेटा विल बी प्रेजेंट ओनली एंड ओनली ऑन द लोअर सरफेस। यहाँ पे इसका नंबर बहुत ज़्यादा होता है लोअर सरफेस पे। क्लियर। तो फोटोसिंथेसिस का रेट जो होता है वो स्ट्रोमेटा पे डिपेंड करता है। ठीक है। अब ये जो लीव्स हैं ये क्या कर रही हैं, फोटोसिंथेसिस कर रही हैं। जस्ट लाइक द सेम प्रोसेस ये क्या करेंगी, यहाँ पे बात कर रहे हैं हम फोटोसिंथेसिस की, और इसी फोटोसिंथेसिस के जैसे ही इसमें रेस्पिरेशन होगा। ठीक है। तो इस रेस्पिरेशन प्रोसेस में वही CO2 को एब्जॉर्ब कर लिया गया और जो ऑक्सीजन है उसको वापस से एब्जॉर्ब करके एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को बॉडी से बाहर लिबरेट कर दिया गया। ठीक है। और प्रोसेस सब जगह पे जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है वो है डिफ्यूजन प्रोसेस। क्लियर। ये सारे जो हमारे प्रोसेस चल रहे थे, वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली एंड ओनली रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। क्लियर। नाउ द टॉपिक इज रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। अब जब हम एनिमल्स में रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो हमारे पास में टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है इससे। क्लियर। क्योंकि डायरेक्टली हम ह्यूमन बीइंग्स में रेस्पिरेशन की बात नहीं कर सकते, हम पहले नॉर्मली स्टार्ट करते हैं लोअर इनवर्टिब्रेट से। ओके। रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। क्लियर। रेस्पिरेशन इन एनिमल्स में नॉर्मली हम जब डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले हमें डिस्कस करना होता है, जस्ट लाइक वी आर टेकिंग डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स, अमीबा, अर्थवॉर्म एंड फिशेस। क्लियर। तो हम क्या कर रहे हैं, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स में वी विल स्टार्ट विथ लोअर इनवर्टिब्रेट्स। लोअर इनवर्टिब्रेट से हमने स्टार्ट किया तो अमीबा इज नॉट हैविंग एनी स्पेसिफिक ऑर्गन इन देयर बॉडी। इसकी बॉडी के अंदर कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं है रेस्पिरेशन के लिए।
ठीक है। तो ये क्या करता है, नॉर्मली जो अपना बॉडी सरफेस है, जो बॉडी के अंदर एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर है, उसके थ्रू क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है। ठीक है। अर्थवॉर्म जो है, अर्थवॉर्म की बॉडी के अंदर जो भी बॉडी स्ट्रक्चर है, उसकी पूरी बॉडी में स्किन ही इम्पॉर्टेंट है, वो स्किन ही क्या करेगी, रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करेगी। बट ये स्किन जो है एग्जैक्टली दिस इज़ अ नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, इसकी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स का एक नेटवर्क बनता है और उसमें भी डिफ्यूजन प्रोसेस इम्पॉर्टेंट होता है उस ऑक्सीजन को और CO2 को कैरी ऑन करने के लिए। ओके तो ये वाला प्रोसेस कहाँ देखने को मिलता है हमें, अर्थवॉर्म के अंदर। ठीक है। नाउ फिशेस, फिशेस के अंदर नॉर्मली जो बॉडी है, बॉडी स्किन की बात करें, द आउटर सरफेस ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर दैट इज स्किन। स्किन जो होती है मॉइस्ट होती है, ऑब्वियसली एक्वाटिक एनिमल हैं, वाटर के अंदर सर्वाइव करते हैं, सो दे आर हैविंग आउटर सरफेसेस एज अ मॉइस्ट लेयर, बाहर के जो लेयर है वो मॉइस्ट होती है। क्लियर। अब ये जो मॉइस्ट लेयर है दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर द पर्पज ऑफ रेस्पिरेशन। अब इसके बाद में अगर हम नॉर्मली स्किन की बात करें, एक्सेप्ट दिस स्किन द नेक्स्ट वन स्ट्रक्चर इज गिल्स। जो इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है वो है बॉडी के अंदर गिल्स। ठीक है। जो गिल्स है वो भी किसके लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, रेस्पिरेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम फिशेस की बात करें, नॉर्मली अगर हम बात करते हैं अमीबा की, तो अमीबा में ओनली अ सिंगल सेल स्ट्रक्चर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेशन, ओनली एक ही बॉडी सरफेस जो है वो रेस्पिरेशन करेगा। ठीक है। उसी में CO2 का एब्जॉर्प्शन, O2 का जो भी होना है, O2 का एब्जॉर्प्शन, CO2 का एक्सहेलेशन वो होगा। सेकंड जो अर्थवॉर्म है, इट इज़ हैविंग मॉइस्ट सरफेस, अर्थवॉर्म अपनी मॉइस्ट सरफेस के थ्रू रेस्पिरेशन करेगा। और जो फिशेस हैं, इट इज़ हैविंग द स्ट्रक्चर moist skin as well as gills, both the structures will responsible for respiration. Okay, so now we have already completed the topic respiration in animals. यहाँ पे जो हमने टॉपिक डिस्कस किया है दिस इज ओनली फॉर लोअर इनवर्टिब्रेट्स. ओके, नाउ इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट रेस्पिरेशन इन हायर एनिमल्स. अब उससे पहले आपको यू हैव टू रिवाइज ऑल द टॉपिक्स, जितने भी अर्लियर टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं, यू हैव टू कंप्लीट इट ऑन द टाइम. ठीक है, आपको यहाँ तक के ये टॉपिक कंप्लीट कर लेने हैं. नेक्स्ट क्लास में हम रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ेंगे. दिस इज़ स्लाइटली कॉम्प्लेक्स टॉपिक, आपको लगेगा ऐसा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट एक बार आप उसका पहले से रफ रीडिंग लगा के रखिए ताकि हम जब नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे तो हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी. ओके, थैंक यू.